नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 11th के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से जैक के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियली इंग्लिश कोर का मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूं दोस्तों, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि अब लगातार इंग्लिश कोर के वीडियोस अपलोड होने वाली है। तो देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, एक एक करके हम लोग इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए पहला इंस्ट्रक्शंस आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 40। क्या लिखा गया दोस्तों? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 40, यानी प्रश्नों की कुल संख्या 40 है। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं क्या लिखा गया है। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, यानी जितना भी प्रश्न है दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न एक एक मार्क्स के होने वाले हैं। ठीक है, 4 ऑप्शंस आर गिवन, 4 विकल्प दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे सबसे सटीक उत्तर का चयन करेंगे। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, यहां पर देख सकते लिखा गया है कि ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सभी के सभी प्रश्न अनिवार्य है। और सबसे मजेदार पॉइंट दोस्तों, ये लास्ट वाला क्या लिखा गया है? नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर, यानी सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि गलत उत्तर के लिए कोई भी एक्स्ट्रा अंक नहीं काटे जाएंगे। इसलिए दोस्तों सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आना है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखते हैं, 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देख सकते हैं क्या लिखा गया है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5। दिए गए पैसेज यानी गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों दिस पैसेज इज अबाउट हातिम ताई। यह जो पैसेज है दोस्तों हातिम ताई के बारे में है। आप लोग हातिम का नाम सुने होंगे दोस्तों, आप लोग टीवी में बहुत सारे सीरियल भी दिखाया गया है, इस पर बहुत सारी मूवी भी जरूर बनी है। ठीक है, तो चलिए पैसेज को अच्छे से लाइन बाय लाइन समझते हैं। पहला लाइन आप लोग देख सकते हैं दोस्तों क्या लिखा गया है कि हातिम ताई इज अ नेम दैट इज एसोसिएटेड विद जेनरसिटी एंड शिवालरी। हातिम ताई एक ऐसा नाम है दोस्तों जो उदारता यानी जेनरसिटी और शिवालरी यानी शिष्टता से जुड़ा हुआ है। दोस्तों ये जेनरसिटी और शिवालरी को पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, आगे देख सकते हैं क्या लिखा गया लाइन में। हिज लेजेंड्स आर पॉपुलर थ्रू आउट द अरब एंड एशियन नेशंस। उनकी जो कथाएं हैं दोस्तों, लीजेंड्स का मतलब होता है कथाएं। ठीक है, यानी कहानियां। उनकी जो कहानियां हैं पूरे अरब और एशियाई देशों में पॉपुलर है यानी लोकप्रिय है। ठीक है, आप लोग आगे देख सकते हैं क्या लिखा गया दोस्तों, यहां पर नोट कीजिएगा। हिज ग्रेट ग्रैंडफादर, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है हिज ग्रेट ग्रैंडफादर, यहां से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। हिज ग्रेट ग्रैंडफादर एस्टैब्लिश्ड अ प्रॉस्पेरस एंड पीसफुल किंगडम आफ्टर डिफीटिंग द ट्रायंट किंग ऑफ यमन। उनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर यानी उनके जो परदादा थे दोस्तों, देखिए ग्रैंडफादर मींस दादा होता है, लेकिन उसके आगे अगर ग्रेट लगा दीजिएगा तो परदादा हो जाता है। ठीक है, दादा का परदादा, यानी नोटिस कीजिए दोस्तों, ग्रैंडफादर का मतलब होता है दादा, लेकिन उसका आगे यदि ग्रेट लग जाता है तो क्या हो जाता है? याद रखिएगा, परदादा। ठीक है, तो हातिम के जो परदादा ने यमन के अत्याचारी तानाशाही राजा को हराकर एक प्रॉस्पेरस यानी समृद्ध और पीसफुल किंगडम यानी शांतिपूर्ण राज्य की स्थापना की थी। चलिए यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा गया देखिए, लिखा गया है कि हु डिफीटेड द टायरेंट किंग ऑफ यमन, यानी यमन के अत्याचारी राजा को किसने हराया था? मैंने जस्ट अभी बताया दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? हातिम ताई ग्रेट ग्रैंडफादर, यानी हातिम ताई के परदादा ने। इसी तरह हातिम ताई के परदादा यमन के राजा यानी किंग बन गए, तो इस तरह हातिम भी बाद में इसी राज्य के किंग बने होंगे। तो जरूर देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या पूछा गया कि हातिम ताई was the king of, तो हातिम ताई was the king of यमन। तो ऑप्शन जो बी दिखाई दे रहा दोस्तों, ये भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, पैसेज के नेक्स्ट लाइन हम लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है। द डे, क्या लिखा गया है देखिए, द डे हातिम ताई was born। ठीक है, द डे हातिम ताई was born he showed the signs of generosity as he refused to take his feed। देखिए यहां पर रिफ्यूज कर देता है, फीड यानी भोजन लेने से वो रिफ्यूज कर देते हैं, मना कर देते हैं। जिस दिन हातिम ताई का जन्म हुआ दोस्तों, उसने उदारता के लक्षण दिखाए, क्योंकि उसने अपना भोजन ग्रहण करने से इनकार कर देता है, साफ मना कर देता है। ही रिफ्यूज टू, देखिए यहां पर लिखा गया ना, ही रिफ्यूज टू
टेक हिज फीड लिखा हुआ ना, ही रिफ्यूज टू टेक हिज फीड का मतलब भोजन ग्रहण करने से मना कर दिया। चलिए यहां से जो क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं दोस्तों, वहां पर क्या पूछा गया आप लोग देखिए, यहीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया देख सकते हैं, What happened, क्या लिखा गया है, What happened after हातिम ताई was born, क्या हुआ जब हातिम ताई का जन्म हुआ। तो मैंने जस्ट अभी बताया दोस्तों, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, He refused to take his feed, क्या हो जाएगा, He refused to take his feed, अपना भोजन ग्रहण करने से साफ इनकार कर दिया। ठीक है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए फिर आगे पैसेज की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देख सकते हो दोस्तों पैसेज में आगे क्या लिखा गया है, फेमस एस्ट्रोलॉजर्स, क्या लिखा गया दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं, फेमस एस्ट्रोलॉजर्स वेर कॉल्ड इनटू स्टडी हिज बर्थ चार्ट। किस चीज के स्टडी के लिए बुलाया गया, उसके बर्थ चार्ट के स्टडी के लिए किसको बुलाया गया, फेमस एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया गया। जब हातिम ताई ने भोजन ग्रहण करने से साफ इनकार कर दिया तो उनके बर्थ चार्ट यानी कुंडली को दिखाने के लिए, कुंडली की स्टडी के लिए किसको बुलाया गया दोस्तों, फेमस एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया गया, यानी प्रसिद्ध ज्योतिषियों को बुलाया गया। ठीक है, तो किनको बुलाया गया दोस्तों, तो याद रखिएगा फेमस एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में सेम टू सेम वही क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा गया, हु वेर कॉल्ड टू स्टडी द बर्थ चार्ट ऑफ हातिम, क्या पूछा गया, हु वेर कॉल्ड मतलब किन्हें बुलाया गया था, किन्हें बुलाया गया था हातिम की कुंडली का अध्ययन करने के लिए, स्टडी करने के लिए। हातिम के बर्थ चार्ट यानी कुंडली का अध्ययन करने के लिए किसे बुलाया गया था दोस्तों, आप सभी को मैंने बताया एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया गया था, फेमस एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया गया था। तो यहां पर एस्ट्रोलॉजर्स आप ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे पैसेज की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आगे देख सकते हैं दोस्तों पैसेज में क्या लिखा गया है, दे डिक्लेयर्ड, ये जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो लोग डिक्लेयर्ड कर देते हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं लिखा गया है, दे डिक्लेयर्ड हातिम विल ग्रो अप, क्या लिखा गया दोस्तों, दे डिक्लेयर्ड हातिम विल ग्रो अप टू बी द मोस्ट जेनरस मैन। ज्योतिषियों ने घोषणा की कि हातिम बड़ा होकर सबसे उदार व्यक्ति बनेगा। ही विल सर्व मैनकाइंड, वो किनकी सेवा करेगा दोस्तों, मैनकाइंड की। देखिए यहां पर लिखा गया है ही विल सर्व मैनकाइंड, वह मानव जाति की सेवा करेगा। ही विल नॉट टेक हिज फीड अलोन, क्या लिखा गया दोस्तों, ही विल नॉट टेक हिज फीड अलोन और एवर इट इफ समवन नियर हिम इज हंग्री, वह अकेला कभी भोजन ग्रहण नहीं करेगा और अगर उसके पास कोई भूखा होगा दोस्तों तो वह कभी भी खाएगा नहीं। देख सकते हो दोस्तों सबके साथ मिलकर खाना इसे पसंद है, वो कभी भी नहीं लेगा। यू मस्ट फीड अदर्स फॉर हिम टू टेक हिज ऑन फूड, तुम्हें उसके लिए दूसरों को खिलाना चाहिए ताकि वह अपना भोजन कर सके। ठीक है, हातिम के पिताजी को सजेस्ट करते हैं एस्ट्रोलॉजर कि अगर इस हातिम को खिलाना तो उससे पहले बाकी बच्चों को खिलाइए तभी हातिम खाना खाएगा। ठीक है, उसके बाद देख सकते हो दोस्तों क्या लिखा गया है, ऑन हियरिंग दिस हातिम ताइज फादर टुक चार्ज ऑफ ऑल द चिल्ड्रन बॉर्न ऑन द सेम डे एज हातिम। देख सकते हैं ऑन हियरिंग हातिम ताइज फादर टुक चार्ज ऑल द चिल्ड्रन बॉर्न ऑन द सेम डे एज हातिम, यह सुनकर हातिम ताई के पिता ने उसी दिन पैदा हुए सभी बच्चों की देखभाल करने का चार्ज ले लिया, यानी जिम्मा ले लिया जिस दिन हातिम का जन्म हुआ था। याद रखिएगा ये सारी बातें सुनने के बाद हातिम ताई के जो पिताजी है उसी दिन एकदम सेम डे में जन्म लिए बच्चे, सारे बच्चे का जिम्मा चार्ज ले लेता है हातिम के पिता। ठीक है, तो चलिए यहां से पैसेज का अंतिम क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन 5 में क्या पूछा गया है कि हु टुक द चार्ज ऑफ ऑल द चिल्ड्रन बॉर्न ऑन द सेम डे एज हातिम, हातिम के साथ एक ही दिन पैदा हुए सभी बच्चों की जिम्मेदारी किसने ली थी। तो ये अभी जस्ट मैंने बताया था, ये हातिम के पिताजी ने सारे बच्चों की जिम्मा ले ली थी। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हातिम ताइज फादर, उन्होंने सारे बच्चों का चार्ज ले लिया यानी जिम्मा ले लिया। ठीक है, उसके बाद सारे बच्चों को खिलाया गया, उसके बाद खुशी खुशी हातिम ने भी खाना खाया। यही पैसेज दोस्तों, यहां से पैसेज के सारे क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। चलिए एक एक क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, एब्रिविएशंस आर फ्रीली यूज्ड इन डैश, यानी जो एब्रिविएशन है कहां पर स्वतंत्र रूप से यूज किया जाता है दोस्तों, कहां इनका यूज स्वतंत्र यानी फ्रीली रूप से आप कर सकते हैं। तो याद रखिए दोस्तों एब्रिविएशंस हो या फिर सिंबल्स हो, क्या दोस्तों अगर आपसे एब्रिविएशंस पूछे या फिर सिंबल्स पूछे, इसका धड़ल्ले से यूज कहां होता है दोस्तों, नोट मेकिंग
क्या दोस्तों, नोट मेकिंग बनाने टाइम हम लोग एब्रीविएशंस का यूज करते हैं। अब एब्रीविएशन समझा देते हैं दोस्तों, जैसे एजुकेशन बड़ा वर्ड है तो एजुकेशन का हम लोग EDU शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, इसी को हम लोग एब्रीविएशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके एब्रीविएशन हम लोग कहां लिखते हैं दोस्तों, नोट मेकिंग बनाते टाइम, यानी ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट मेकिंग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा समरी राइटिंग का एक मुख्य घटक या हिस्सा नहीं है। ठीक है, यानी बाकी तीनों हिस्सा है, एक हिस्सा नहीं है समरी राइटिंग का, आपको उसको खोज के निकालना है। तो ऑप्शन जो बी आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये जो है करेक्ट आंसर है। क्या है दोस्तों, एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, हूबहू टेक्स्ट में यानी पैसेज में जो दिया गया है, अगर हम लोग वैसा ही लिखेंगे दोस्तों तो पैसेज पूरा एक बार फिर से टू कॉपी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग को एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट यानी पैसेज से जो एग्जैक्ट वर्ड्स है दोस्तों उसको लिखना नहीं चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, एकदम कॉपी पेस्ट करना नहीं चाहिए, ये याद रखिएगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो बी है एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं, व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल। क्या लिखा गया है, व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल। आर्टिकल यानी लेख की शुरुआत में क्या लिखा होता है, तो आप सभी को पता है दोस्तों ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। टाइटल क्या हो जाएगा, टाइटल यानी शीर्षक। अगर टाइटल ना मिले दोस्तों तो हेडिंग एकदम दिया रहेगा। ठीक है, टाइटल को हम लोग हेडिंग के नाम से भी जानते हैं, टाइटल यानी शीर्षक यानी हेडिंग। ठीक है, आर्टिकल की शुरुआत में टाइटल यानी हेडिंग लिखा होता है, और अगर आपको आर्टिकल को एंडिंग करना है तो एक सुटेबल कंक्लूजन देना चाहिए। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्टिकल का एंडिंग कैसे किया जाना चाहिए, बिगिनिंग तो हम लोग टाइटल से करते हैं, लेकिन एंडिंग हम लोग एक सुटेबल कंक्लूजन के साथ करते हैं, एक निष्कर्ष के साथ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आप लोग देख सकते हो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, आर्टिकल्स आर नॉट मेंट फॉर। आर्टिकल किसके लिए नहीं है दोस्तों, एक के लिए नहीं है, बाकी तीनों का तीनों के लिए है। ठीक है, यानी आपको वो एक खोजना है, तो ऑप्शन जो सी आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आर्टिकल्स लॉ बुक्स के लिए नहीं है, बाकी आर्टिकल्स आप लोगों को न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है, मैगजीन्स में आपको आर्टिकल देखने को मिलता है, और जर्नल्स में तो देखने को मिलता ही है। ठीक है, यानी आर्टिकल रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस दोस्तों आप लोग उसका एमसीक्यू चाहते हैं तो टेंशन मत लीजिए, मैं जरूर आप लोगों के बीच प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आर्टिकल किसके लिए नहीं है, लॉ बुक्स के लिए नहीं है। और आर्टिकल अगर पूछे किसके लिए दोस्तों, तो आर्टिकल है मैगजीन्स के लिए, न्यूज़पेपर के लिए और जर्नल्स के लिए, है नहीं किसके लिए दोस्तों, लॉ बुक्स के लिए नहीं है। ठीक है, ये याद करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए लेटर टू द एडिटर। आप देख सकते हो दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए लेटर टू द एडिटर। निम्नलिखित में से कौन सा लेटर्स टू द एडिटर का एक कंपोनेंट यानी एक हिस्सा नहीं है, एक मुख्य घटक नहीं है। दैट मींस 3 मुख्य घटक है, एक नहीं है, उसको फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों जब भी हम लोग संपादक यानी एडिटर को लेटर लिखते हैं तो यह एक फॉर्मल लेटर होता है। याद रखिएगा, लेटर्स टू द एडिटर कैसा होता है दोस्तों, एक फॉर्मल लेटर होता है, यानी एक औपचारिक पत्र होता है, इसलिए फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसलिए अभिवादन मतलब दोस्तों सैल्यूटेशन के लिए हम लोग सर या मैडम का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, सर या मैडम का इस्तेमाल करते हैं हम लोग अभिवादन के लिए। ठीक है, यानी ये एक मुख्य कंपोनेंट भी है। ठीक है, साथ ही साथ डेट भी हम लोग लिखते हैं, जब भी हम लोग लेटर लिखते हैं दोस्तों तो डेट भी हम लोग देते हैं, यानी तारीख भी यानी तिथि भी हम लोग लिखते हैं, और लास्ट में हम लोग सिग्नेचर भी करते हैं। यानी ये तीनों का तीनों मुख्य घटक है किसका, लेटर्स टू द एडिटर का। बस टाइटल यानी शीर्षक यानी हेडिंग का इस्तेमाल हम लोग लेटर्स टू द एडिटर में नहीं करते हैं। टाइटल का यूज हम लोग कहां करते हैं, नोटिस राइटिंग में करते हैं, आर्टिकल राइटिंग में करते हैं, लेटर्स टू द एडिटर में नहीं करते हैं। इसलिए तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, टाइटल। क्या हो गया, टाइटल इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जो लेटेस्ट टू द एडिटर का कंपोनेंट नहीं है, बाकी तीनों का तीनों कंपोनेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की ओर। देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है कि इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन डैश। जब हम लोग रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं दोस्तों तो घटना का जो विवरण होता है हमेशा किसमें लिखा जाता है। देखिएगा जब कुछ एक्सीडेंट हो जाता है एक ट्रक और बाइक के बीच में, तो हम लोग रिपोर्ट को जब लिखते हैं तो किस फॉर्म में लिखते हैं, यानी किस टेंस में लिखते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। आप सभी को पता है दोस्तों, इमीडिएट पास्ट फॉर्म में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, इमीडिएट पास्ट फॉर्म में लिखते हैं, यानी ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, इमीडिएट पास्ट फॉर्म इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देख सकते हो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है कि वी शुड नॉट इंक्लूड डैश
इन रिपोर्ट राइटिंग, हमें रिपोर्ट राइटिंग में क्या शामिल नहीं करना चाहिए? तो आप लोग याद रखिए दोस्तों, रिपोर्ट राइटिंग में हमें व्यक्तिगत टिप्पणी यानी पर्सनल कमेंट्स को शामिल नहीं करना चाहिए। याद रखिएगा, पर्सनल कमेंट्स को हम लोग रिपोर्ट राइटिंग में शामिल नहीं करेंगे। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्सनल कमेंट्स को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे रिपोर्ट राइटिंग में, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं दोस्तों, क्या लिखा गया है कि मैनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट्स दैट डेज, यानी यहाँ पर आप फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, यहाँ पर आपको सुटेबल एक वर्ड भरना है। तो क्या भरिएगा? दीज डेज। क्या भर दीजिएगा? ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दीज डेज क्या हो जाएगा? दीज डेज मैनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट्स दीज डेज, क्या हो जाएगा? दीज डेज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी कई शिक्षक इन दिनों अपने छात्रों के बारे में शिकायत करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर देखते हैं, क्या लिखा गया है कि रवि इज नॉट एट होम। यहां पर आप लोग देख सकते हैं रवि इज इस्तेमाल किया गया, ठीक है। यानी रवि क्या है दोस्तों? आप सभी को पता है नाउन है। रवि को और एक बार जब यूज करेंगे तो प्रोनाउन में ही यूज करेंगे। क्या करेंगे? प्रोनाउन में हम लोग ही यूज करेंगे। तो जब रवि के साथ इज लग सकता है तो ही के साथ भी तो इज करेंगे, क्योंकि ये ही जो है वो रवि ही ना है। कौन है? रवि है, ठीक है। तो लिखा क्या गया है? रवि इज नॉट एट होम, ही इज आउट प्लेइंग फुटबॉल। याद रखिएगा, ही के साथ भी इज लगता है या फिर वाज लगता है, लेकिन यहां पर जो सेंटेंस है दोस्तों यहां पर इज में है, इसलिए हम लोग इज ही देंगे। रवि इज नॉट एट होम, रवि घर पर नहीं है। प्रेजेंट का बात कर रहा है इसलिए इज लगेगा। पास्ट का बात करता तो वाज होता है, ठीक है। अगर यहां पर रवि के साथ वाज आपको दिखाई देता तो आप यहां पर भी वाज लगाते, लेकिन यहां पर इज देखने को मिला है तो इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही इज आउट प्लेइंग फुटबॉल, वह बाहर फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हो दोस्तों, क्या लिखा गया? इफ आई वेर यू, अगर मैं तुम होता, आई डैश नॉट डू इट, मैं ऐसा नहीं करता, ठीक है। ऐसा आपको बोला गया तो यहां पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वुड इज द करेक्ट आंसर। इफ आई वेर यू आई वुडंट डू इट, अगर मैं तुम होता तो मैं ऐसा नहीं करता। यहां पर देख सकते दोस्तों, आई के साथ वेयर का यूज किया गया है, जबकि हम लोग जानते हैं आई के साथ क्या यूज होता है दोस्तों? वाज। लेकिन जब हम लोग कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, जैसे अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या करते हैं दोस्तों? वहां पर आई के साथ वाज नहीं लगाएंगे, वेयर लगाएंगे, क्योंकि मैं तो प्रधानमंत्री नहीं हूं। तो जब भी इमेजिनेशन किया जाता है, जो होता नहीं है लेकिन फिर भी मान लिया जाता है, तब हम लोग वाज की जगह वेयर लगाते हैं और वेयर की जगह हम लोग वाज लगाते हैं। इस तरह के सेंटेंस को आप दिमाग में रखिएगा। ये क्वेश्चन गलत नहीं है, सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया? सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको रीअरेंज करना है, ठीक है। ये जंबल वर्ड्स है। क्या है दोस्तों? जंबल वर्ड्स है। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जंबल्ड वर्ड्स। दिए गए अव्यवस्थित शब्दों के लिए व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखिए जो सेंटेंस उसको तोड़ा गया है, ठीक है, आपको रीअरेंज करना है, फिर से अच्छे से सेंटेंस को रीअरेंज करना है। और देखिए सेंटेंस का मतलब होता है करेक्ट सेंस, जिसका करेक्ट अर्थ निकले उसी को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा दोस्तों? तो देख सकते हैं पहला जो हम लोग यूज करेंगे, यहां पर इज एक्सपेक्टेड है, टू डू है, एवरी मैन है। तो सबसे पहले हम लोग एवरी मैन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एवरी मैन। उसके बाद इज एम आर लगाते कि नहीं लगाते? तो देखिए यहां पर इज है ना, तो क्या लगा दिए? एवरी मैन। क्या लगाएं? एवरी मैन को फर्स्ट लगाएं, फिर इज एक्सपेक्टेड यानी 2 नंबर में लगाएं, उसके बाद टू डू हिज ड्यूटी। तो इसका सुटेबल सेंटेंस क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी जो है वो सुटेबल सेंटेंस है, करेक्ट सेंटेंस है कि एवरी मैन इज एक्सपेक्टेड टू डू हिज ड्यूटी। प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, ठीक है। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है? Which one of the following sentences is in the passive voice? निम्नलिखित में से कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो देखिए पैसिव वॉइस का अगर जनरल फॉर्मूला की बात करें, सामान्य फॉर्मूला का, तो वो होता है किससे स्टार्ट होता है दोस्तों? ऑब्जेक्ट। किससे? ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब लगता है। क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब लगता है। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है। उसके बाद क्या लगता है? बाय लगता है। उसके बाद लगता है दोस्तों सब्जेक्ट। याद रखिएगा। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले जनरल फॉर्मूला में ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाएंगे, फिर बाय लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर बाय वर्ब 3 जो है वो मैन फैक्टर है पैसिव वॉइस का। तो यहां पर आपको ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाई दे रहा है। ऑप्शन जो डी आप देख सकते हैं
वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर पहले लगा दिए क्या हम लोग, ऑब्जेक्ट को लगाए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज का इस्तेमाल किए, उसके बाद क्लीन यानी V3 का यूज किए, उसके बाद बाय का यूज किए, उसके बाद सब्जेक्ट सुधांशु का यूज किए, तो ये हो गया करेक्ट। बाकी में आपको तो बाय तो दिखाई दे नहीं रहा है, दिखाई दे रहा है नहीं ना, तो यहां से तो एकदम पकड़ में आ गया कि ये पैसिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। द रूम वाज क्लीन बाय सुधांशु इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये पैसिव वॉइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द लाइब्रेरियन गैव मी बुक, तो यहां पर द लाइब्रेरियन गैव मी ए बुक होना चाहिए था। क्या होना चाहिए दोस्तों, ए बुक होना चाहिए था। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई वॉज गिवन, देखिए यहां पर ए बुक दिया है ना, तो यहां पर भी ए होना चाहिए था कि नहीं, तो आई वॉज गिवन ए बुक बाय द लाइब्रेरियन। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो लाइब्रेरियन है वो लास्ट में हो जाएगा, और मी का क्या बन जाता है, आई। ये बात आप लोग याद रखिएगा, मी का क्या हो जाता है, आई हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट सेंटेंस हो गया आई वॉज गिवन ए बुक बाय द लाइब्रेरियन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 19 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक आप लोगों के दो टेक्स्ट बुक्स याद रखिएगा। आप लोगों के दो टेक्स्ट बुक का नाम क्या है दोस्तों, एक का नाम है हॉर्नबिल और एक का नाम है स्नैपशॉट। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए बैक टू बैक हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देख सकते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है कि व्हाट वेयर द चिल्ड्रेन टॉट एट द विलेज स्कूल। क्या पूछा गया है, व्हाट वेयर द चिल्ड्रेन टॉट एट द विलेज स्कूल, गांव के स्कूल में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता था। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपके हॉर्नबिल बुक के फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी से पूछा गया है। कहां से पूछा गया दोस्तों, फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी से पूछा गया है, जिनके ऑथर यानी लेखक का नाम है खुशवंत सिंह। क्या नाम है दोस्तों ऑथर का, खुशवंत सिंह। ठीक है, इस लेसन को मैंने अच्छे से समझाया है और इससे रिलेटेड सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आप लोगों के बीच प्रोवाइड भी कर दिया। ठीक है, जो भी नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। दोस्तों मैंने अच्छे से बताया था कि जब लेखक यानी खुशवंत सिंह गांव में अपने दादी के साथ रहते थे, तब खुशवंत सिंह और उनकी दादी एक साथ स्कूल जाते थे। क्यों, क्योंकि स्कूल मंदिर के साथ अटैच था, जुड़ा हुआ था। ठीक है, वहां जो प्राइस्ट है दोस्तों, द प्राइस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। क्या याद रखिएगा दोस्तों, द प्राइस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। जो प्राइस्ट थे उन्हें यानी सभी बच्चों को क्या सिखाते थे, अल्फाबेट यानी वर्णमाला सिखाते थे और प्रातः की प्रार्थना यानी मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे। तो आपको ये दोनों ऑप्शन कहां मिलता है, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन जो डी आपको दिखाई दे रहा है वो करेक्ट हो जाएगा। मॉर्निंग प्रेयर भी सिखाते थे और अल्फाबेट यानी वर्णमाला भी सिखाते थे। इसको लेकर डाउट एकदम मत रखिए, दोनों का दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इससे पहले दोस्तों ये जो चैप्टर है दोस्तों इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इसका वीडियो बना दिया गया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया देख सकते हैं कि व्हाट वुड द ऑथर्स ग्रैंडमदर फीड द स्पैरोस विथ। ये भी उसी लेसन से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लेखक की दादी स्पैरोस यानी गोरैया पक्षियों को क्या खिलाती थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन जो ए आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ब्रेड। क्या हो जाएगा, ब्रेड इज द करेक्ट आंसर। दादी आमतौर पर आफ्टरनून, किस समय दोस्तों, आफ्टरनून यानी दोपहर में स्पैरोस पक्षी को खाना खिलाती थी बरामदे में बैठकर। ठीक है, बरामदे में बैठकर ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटती थी और पक्षियों को खिलाती थी। जब दादी सिटी में शिफ्ट कर गई थी तब, ये बात कर रहे शहर का, लेकिन जब दादी गांव में रहती थी तो कुत्तों को खाना खिलाती थी। याद रखिए यहां पर क्वेश्चन आ सकता है, ये तो जो स्पैरोस पक्षी देख रहे हैं दोस्तों, ये शहर में जब शिफ्ट कर गई थी तब स्पैरोस पक्षी को खाना खिलाती थी, क्योंकि वहां पर सिटी में डॉग्स नहीं थे। लेकिन जब दादी गांव में रहती थी तो कुत्तों को खिलाती थी। अगर दोस्तों क्वेश्चन को मैं पूछूं घुमा के, क्या क्वेश्चन, What would खुशवंत सिंह एंड his grandmother feed the village dogs? खुशवंत सिंह और उनकी दादी गांव के कुत्तों को क्या खिलाते थे। ठीक है, यहां पर तो स्पैरोस का बात हुआ था, हम लोग ब्रेड आंसर दे दिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि खुशवंत सिंह और उनकी दादी गांव के कुत्तों को क्या खिलाती थी, आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताइएगा। चलिए आपको ऑप्शन देते हैं, ब्रेड, मीट, चपातीस, ग्रेन्स, इसी में से एक आंसर होगा। आप लोग कमेंट बताइएगा कि गांव में कुत्तों को क्या खिलाती थी। 100% तो मैंने बता दिया स्पैरोस पक्षी को ब्रेड खिलाती थी, लेकिन आप लोगों को कमेंट में बताना है कि गांव के कुत्तों को क्या खिलाती थी। ठीक है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, ये भी उसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर वाज एन ओल्ड मैन हु यूज्ड टू वियर डैश। ठीक है, ये जो खुशवंत सिंह के दादाजी है एक ओल्ड मैन है, एक वृद्ध व्यक्ति थे
जो कैप पहनते थे, यूज टू वियर मतलब पहना करते थे, तो क्या पहना करते थे दोस्तों, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। और मैंने आप लोगों को हिंट में बताया था कि खुशवंत सिंह एक पंजाबी थे, तो उनके दादाजी क्या पहनेंगे दोस्तों, एक पगड़ी पहनेंगे। पंजाबी लोग क्या पहनते हैं, एक बड़ी सी पगड़ी पहनते हैं, और पगड़ी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बिग टर्बन। क्या कहते हैं दोस्तों, बिग टर्बन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिग टर्बन पहनते थे और लूज फिटिंग क्लोथ्स पहनते थे, ठीक है। और जो दाढ़ी है, याद रखिए खुशवंत सिंह के दादाजी का, वो एकदम चेस्ट तक ढका हुआ है, व्हाइट कलर का दाढ़ी है, क्योंकि द पोर्ट्रेट ऑफ ए जो लेडी, एक जो चैप्टर है उसमें दिखाया गया है दादाजी का जो फोटो है वो ड्राइंग रूम में टंगा हुआ है, उसी में एक बड़ा पगड़ी पहने हुए दिखाया गया दादाजी को, और लंबा सा दाढ़ी दिखाया गया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये जो क्वेश्चंस आपको पता है, ये जैक बोर्ड्स का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कुछ क्वेश्चंस आपको इस लेसन से पूछते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाई डिड द ऑथर खुशवंत सिंह स्पेंड हिज चाइल्डहुड, ये 2019 में पूछा गया है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, व्हाई डिड द ऑथर खुशवंत सिंह स्पेंड हिज चाइल्डहुड, लेखक खुशवंत सिंह का बचपन जो है कहां बीता था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन ए इन द टाउन विथ हिज मदर, ठीक है, शहर में अपने मम्मी के साथ। ऑप्शन बी इन द टाउन विथ हिज पेरेंट्स, शहर में अपने मम्मी पापा के साथ। ऑप्शन सी इन द विलेज विथ हिज फादर, गांव में अपने पिताजी के साथ। एंड ऑप्शन डी इन द विलेज विथ हिज ग्रैंड मदर, गांव में अपने दादी के साथ। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट फॉर डिड द ग्रैंड मदर प्रिपेयर द ऑथर एवरी मॉर्निंग, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कि दादी हर सुबह लेखक को किस लिए तैयार करती थी, यह भी जैक की तरफ से 2019 में पूछा गया है, ठीक है। व्हाट फॉर डिड द ग्रैंड मदर प्रिपेयर द ऑथर एवरी मॉर्निंग, दादी हर सुबह लेखक को किस लिए तैयार करती थी। ऑप्शन ए फॉर कॉलेज यानी कॉलेज के लिए। ऑप्शन बी फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए। ऑप्शन सी फॉर स्कूल यानी स्कूल के लिए। एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देख सकते हो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया, द लेंथ ऑफ द वेव वॉकर वाज, ये जो वेव वॉकर जो एक लेखक का स्पेशल बोट है, याद रखिएगा स्पेशल बोट मतलब एक नाव है, नाव का नाम है वेव वॉकर, याद रखिएगा। वेव वॉकर क्या है दोस्तों, ये जो वेव वॉकर आपको दिखाई दे रहा है ये एक स्पेशल बोट का नाम है, नाव का नाम है। और आपसे क्वेश्चन बस इतना पूछा गया है, ये जो नाव है उसका लेंथ कितना है यानी लंबाई कितना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग याद रखिए दोस्तों, इस बोट का जो लेंथ है, लंबाई है, वो 23 मीटर है। कितना है दोस्तों, 23 मीटर यानी 23 मीटर्स। ऑप्शन जो ए आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 23 मीटर्स इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। यह क्वेश्चन हॉर्नबिल के सेकंड लेसन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर से पूछा गया है, जिसके ऑथर यानी लेखक का नाम है जॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट, ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट में बताइए द वेट ऑफ द वेव वॉकर वाज, क्या पूछे, लंबाई तो मैंने बता दिया 23 मीटर था। आप लोग कमेंट में बताइए कि द वेट कितना है, द वेट ऑफ द वेव वॉकर वाज, यानी ये जो वेव वॉकर नाव है उसका जो वेट है यानी वजन है वो कितना है। ऑप्शन ए 10 टन यानी 10 टन, ऑप्शन बी 20 टन, ऑप्शन सी 30 टन, ऑप्शन डी 40 टन। आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए कि ये जो वेव वॉकर है उसका वजन कितना है। लंबाई तो मैंने बता दिया 23 मीटर, आप लोग वजन बताइए टन में यानी वजन में कितना है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि व्हाट वाज ऊ दाऊजी's लास्ट पेंटिंग, ऊ दाऊजी का अंतिम चित्र यानी अंतिम यानी आखिरी पेंटिंग कौन सी थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपके हॉर्नबिल बुक के लेसन 4 यानी द लैंडस्केप ऑफ द सोल से पूछा गया। कहां से दोस्तों, द लैंडस्केप ऑफ द सोल से पूछा गया है। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए पेंटिंग ऑफ ए लैंडस्केप, क्योंकि लेसन का नाम ही है लैंडस्केप ऑफ द सोल, तो पेंटिंग भी किसका होना चाहिए, लैंडस्केप का होना चाहिए। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए पेंटिंग ऑफ ए लैंडस्केप, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्या पूछा गया, हु डिस्कवर्ड टट्स टोम, यानी जो तट के जो मकबरे की खोज किसने की थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तट के टोम यानी तट के जो मकबरे की खोज किसने की थी, ये आपसे पूछा गया। कब की थी अगर पूछा जाता तो अलग आंसर होता है, यहां पर पूछा गया किसने इसकी खोज की थी। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हावर्ड कार्टर, क्या हो जाएगा, हावर्ड कार्टर इज द करेक्ट आंसर। हावर्ड कार्टर ने की थी, जो एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। याद रखिएगा हावर्ड कार्टर कौन थे, एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1922 में, याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। इन्होंने 1922 में यानी 1922 में इस मकबरे की खोज की थी, ठीक है।
टट्स टॉम वाज डिस्कवर्ड इन 1922 बाय हावर्ड कार्टर। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आपके हॉर्नबिल के लेसन 3 डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज से पूछा गया है। आप लोग इसके ऑथर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो भी बच्चे जानते हैं आप लोग इसके ऑथर का नाम जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में द कार्डबोर्ड शोज द पिक्चर्स ऑफ डैश। दोस्तों पोएम में कार्डबोर्ड का अर्थ होता है फोटोग्राफ। क्या होता है दोस्तों? कार्डबोर्ड का अर्थ होता है फोटोग्राफ या स्नैपशॉट। ठीक है, तो इस कार्डबोर्ड यानी फोटोग्राफ में किसकी तस्वीरें शो करता है, किसकी तस्वीरें दिखाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोएट्स मदर एंड हर 2 कजन्स, यानी कवित्री की मां और उनके 2 चचेरी बहनों को दिखाया गया इस कार्डबोर्ड में। ठीक है, इस कार्डबोर्ड यानी एक फोटो फ्रेम है दोस्तों, उसमें उनकी मम्मी बीच में है और 2 कजन सिस्टर हाथ पकड़े अगल बगल में। याद रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग ये जो क्वेश्चन आपको पता है दोस्तों, ये ए फोटोग्राफ से पूछा गया एक पोएम है, ए फोटोग्राफ, इससे ये क्वेश्चन पूछा गया। आप लोग इस पोएम के पोएट का नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज पोएम ऑफ अर्थ। पोएम ऑफ अर्थ फ्रेज का मीनिंग यानी अर्थ क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के हॉर्नबिल बुक के 3rd पोएम द वॉइस ऑफ द रेन से पूछा गया। किससे? द वॉइस ऑफ द रेन पोएम से ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसके पोएट का नाम है वाल्ट व्हिटमैन। याद रखिएगा, कवि रेन से यानी बारिश से क्वेश्चंस पूछता है कि एंड हु आर्ट दो। क्या क्वेश्चन पूछता है दोस्तों? एंड हु आर्ट दो, यानी तुम कौन हो, हु आर यू, ये क्वेश्चन पूछता है। तो स्ट्रेंज चीज ये दोस्तों, सबसे विचित्र सा बात ये है, ये रिप्लाई भी देता है। कौन? रेन जो है वो रिप्लाई देता है, इसलिए तो नाम रखा गया द वॉइस ऑफ द रेन। ठीक है, तो पोएम रिप्लाई क्या देता है दोस्तों? यहां पर रेन यानी बारिश जो है, बारिश की जो बौछारें है, वो रिप्लाई पोएट को देता है आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। क्या रिप्लाई देता है दोस्तों? आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं धरती की कविता हूं। ये रिप्लाई देता है पोएट्स के क्वेश्चन का रेन ने। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी आपको दिखाई दे रहा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेन गिव्स द सेम प्लेजर टू अर्थ एज द पोएम गिव्स टू ह्यूमंस। रेन अर्थ यानी पृथ्वी को उतना ही प्लेजर यानी इतना ही आनंद और खुशी प्रदान करती है जितना कि कविता मनुष्य को, ह्यूमंस को प्रदान करती है। ठीक है, तो रेन किसको खुशी प्रदान करता है? पृथ्वी को, क्योंकि पृथ्वी जब सूखा पड़ जाता है दोस्तों, तो जब बारिश की बौछारें आती है तो देखिएगा छोटा छोटा पौधा खिलने लगता है। ठीक है, हर कोई पशु पक्षी सब कोई खुशी मनाता है, यानी पृथ्वी को एक नया जीवन कोई देता है तो रेन देता है। ठीक है, तो ये ठीक ही बोला है। क्या बोला है? रेन गिव्स द सेम प्लेजर टू अर्थ एज द पोएम गिव्स टू ह्यूमंस, यानी जिस तरह रेन यानी बारिश पृथ्वी को प्लेजर यानी आनंद यानी खुशी प्रदान करती है, जिस प्रकार कविता मनुष्य को प्रदान करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देख सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया है? Which month of the year is described in the poem The Laburnum Top? क्या पूछा गया है? Which month of the year is described in the poem The Laburnum Top? The Laburnum Top कविता में किस मंथ यानी किस महीने का वर्णन किया गया दोस्तों? लैवेंडम टॉप जो पेड़ है दोस्तों वो बहुत बड़ा पेड़ होता है। ठीक है, और उस पेड़ का पत्ता भी बहुत सघन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा लैवेंडम टॉप जो है एक पेड़ का नाम है, लैवेंडम ट्री। ठीक है, उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया किस महीने का यहाँ पर वर्णन किया गया है, तो याद रखिएगा सितंबर महीने का। किसका? ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सितंबर महीना। ठीक है, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। व्हाट टाइम ऑफ द डे, क्या व्हाट टाइम ऑफ द डे इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम द लैवेंडम टॉप? द लैवेंडम टॉप कविता में दिन के किस टाइम का वर्णन किया गया? चलिए ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन ए मॉर्निंग यानी सुबह का, ऑप्शन बी आफ्टरनून यानी दोपहर का, ऑप्शन सी नाइट यानी रात का, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। आप लोग कमेंट में बताइएगा और साथ में बताइएगा द लैवेंडम टॉप पोएम के पोएट का नाम यानी कवि का नाम क्या है। आप लोग इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 व्हाट इज हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस? इन्फेंट यानी शिशु, और शिशु के फेस यानी चेहरे में क्या छिपा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, लॉस्ट चाइल्डहुड यानी खोया हुआ बचपन छिपा हुआ है। बहुत सारे बच्चे का डाउट होगा कि सर इसका आंसर इनोसेंस होना चाहिए, ऑप्शन ए होना चाहिए। तो चलिए आप लोगों का डाउट क्लियर कर देते हैं दोस्तों। यह क्वेश्चन आपके हॉर्नबिल बुक के 4th पोएम चाइल्डहुड से क्वेश्चन पूछा गया है। पोएम के लास्ट स्टेंजा में यानी अंतिम पंक्ति में कवि ने लिखा है कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो? क्या लिखा गया दोस्तों? वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहां चला गया? इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, यह कहीं भूली भटकी जगह चला गया। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, दैट्स ऑल आई नो, यह किसी शिशु के चेहरे में छिपा हुआ है, मुझे तो केवल इतना ही पता है। तो यहां पर जो पॉइंट है दोस्तों, कवि के अकॉर्डिंग कहां पर छिपा हुआ दोस्तों? याद रखिएगा, कवि के अनुसार
आपका खोया हुआ जो बचपन है किसी शिशु के चेहरे पर छिपा हुआ है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, ये पोएट खुद बोल रहा है। कहां छिपा हुआ है? याद रखिएगा, इन्फेंट के फेस में लॉस्ट चाइल्डहुड छिपा हुआ है। तो यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर होएगा। आशा करते हैं आपका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, यहां पर खुद पोएम में पोएट ने अंतिम पंक्ति में लिखा है कि यहां जो कहां पे छिपा हुआ है? इन्फेंट के फेस में छिपा हुआ। ठीक है, लॉस्ट चाइल्डहुड यानी खोया हुआ बचपन। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछने का तरीका को थोड़ा चेंज कर दें तो आप लोग जो सोच रहे हैं दोस्तों वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? देखिए, क्वेश्चन अगर आपसे पूछे द फेस ऑफ एन इन्फेंट सिंबलाइजेस, क्या पूछे? द फेस ऑफ एन इन्फेंट सिंबलाइजेस, एक शिशु का चेहरा किसका प्रतीक है? अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, सिंबल पूछा जाए, तो याद रखिएगा किसका प्रतीक होता है दोस्तों? बच्चे का चेहरा। याद रखिएगा इनोसेंस का। क्या? इनोसेंस का प्रतीक होता है। ठीक है, याद रखिएगा इनोसेंस में मतलब सरलता का, भोलापन का, निश्चलता का। ठीक है, जो प्रतीक होता है वो बच्चा का चेहरा होता है, इनोसेंस होता है। चाइल्डहुड का मतलब ही होता है इनोसेंस। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू द पोएम फादर टू सन हु हैव लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, फादर टू सन कविता के अनुसार कौन सालों से एक ही घर में रह चुके हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, फादर एंड द सन। क्योंकि पोएम का नाम भी है फादर टू सन, तो घर में कौन रहेगा? फादर और सन, यानी बाप और बेटा। आप लोग इस पोएम के पोएट का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, जिनको भी पता है। ठीक है, क्योंकि पोएट का नाम क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, जितने भी पोएम से आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों उनके पोएट का नाम, जितने भी लेसन से उनके ऑथर का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन 30 में क्या पूछा गया है? सेंसुई का शाब्दिक अर्थ क्या है? सेंसुई लिटरेरी मींस, यानी सेंसुई का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन जो ए आपको दिखाई दे रहा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, माउंटेन वाटर। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? माउंटेन वाटर। यह क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके हॉर्नबिल बुक के लेसन 4 लैंडस्केप ऑफ द सोल से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 देख सकते हैं क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया टैप्लो इज द बॉय ऑफ डैश, टैप्लो कितने वर्ष का लड़का है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो टैप्लो जो है दोस्तों 16 वर्ष का लड़का है, यानी ऑप्शन जो सी आपको दिखाई दे रहा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, टैप्लो इज अ बॉय ऑफ 16 ईयर्स। याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके हॉर्नबिल बुक के लेसन 6 द ब्राउनिंग वर्जन से पूछा गया। ठीक है, और 2 टीचर्स का भी उल्लेख किया गया। आप लोग आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में 2 टीचर्स का नाम क्या था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन 32 देख सकते हो। क्वेश्चन 32 में क्या पूछा गया है कि प्रोफेसर गाइटोंडे एंटर्ड फॉब्स बिल्डिंग टू मीट हिज डैश, प्रोफेसर गाइटोंडे किससे मिलने के लिए फॉब्स बिल्डिंग में गया? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सन। किससे मिलने गया दोस्तों? अपने बेटे से मिलने गया था। ठीक है, याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन है दोस्तों हॉर्नबिल बुक के लेसन 7 द एडवेंचर से पूछा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 व्हाई डिड द नरेटर निक मिडिल्टन मीट नोरबू, जो नरेटर है यानी कथावाचक है निक मिडिल्टन नोरबू से कहां मिले थे? यानी निक मिडिल्टन नोरबू से कहां मिले थे? आपको जगह का नाम पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डार्चेन में। कहां मिले थे दोस्तों? डार्चेन में मिले थे। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है हॉर्नबिल बुक के लेसन 8 सिल्क रोड से पूछा गया है। आप लोगों को जो क्वेश्चन नंबर 34 से लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 देख रहे हैं, 34 से लेकर 40 तक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके टेक्स्ट बुक दूसरा नंबर टेक्स्ट बुक से पूछा गया है और उस बुक का नाम है स्नैपशॉट। ठीक है, चलिए उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि व्हाट वाज मुराद्स डिजायर, यानी मुराद की इच्छा क्या थी? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो मुराद की क्या इच्छा थी दोस्तों? घोड़े की सवारी करना। किसकी क्या इच्छा था? घोड़े की सवारी करना। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू राइड ए हॉर्स। चाहे मुराद हो चाहे अरम हो, ठीक है, दोनों का जो पसंद था, इच्छा था वो घोड़े की सवारी करना। लेकिन ये लोग जो कम्युनिटी है गरीब है, लेकिन ये लोग चोर नहीं हो सकता, लेकिन बाद में जो है ये लोग घोड़ा मिलता है। ठीक है, और ये लोग सवारी भी करता है। आप लोग कमेंट बताइएगा ये घोड़ा किनका था, यानी जो घोड़ा का ओरिजिनल मालिक थे उनका नाम क्या था और पैसे से वो क्या थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 देख सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन 35 में क्या पूछा गया है कि द नरेटर डॉटर ऑफ मिसेस एस विजिट्स द एड्रेस। क्या पूछा गया है? द नरेटर डॉटर ऑफ मिसेस एस विजिट्स द एड्रेस।
यानी जो द नरेटर है, जो मिसेस एस की डॉटर यानी बेटी है, वह किस पते पर जाती है, किस एड्रेस पर जाती है। यानी आपसे एड्रेस पूछा गया है कि सही पते का नाम बताइए जहां पर जाती है मिसेस एस की बेटी जो नरेटर भी है। तो आप सभी को पता है दोस्तों, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउस नंबर 46, याद करके जाइएगा, हाउस नंबर 46, और स्ट्रीट का नाम था मार्कोनी स्ट्रीट, याद करके जाइएगा, हाउस नंबर 46 इन मार्कोनी स्ट्रीट, यही एड्रेस का नाम है दोस्तों। और इस लेसन का भी नाम रखा गया है द एड्रेस, ठीक है। तो एड्रेस तो आपसे पूछेगा ही, और एड्रेस में आप लोग क्या याद रखिएगा, हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। वेयर डिड रंगा गो टू स्टडी? रंगा जो है दोस्तों कहां स्टडी करने के लिए गया था, कहां पढ़ने के लिए गया था दोस्तों? अपने गांव से जो है दोस्तों वो कहां गया था पढ़ने के लिए, फर्दर स्टडीज के लिए? बैंगलोर गया था। कहां गया था? ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैंगलोर गया था पढ़ने के लिए। कौन? रंगा, ठीक है दोस्तों। ये जो स्टोरी है ये रंगास मैरिज से ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग कमेंट बताइएगा रंगा के गांव का नाम, रंगा के विलेज का नाम क्या था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन 37 की ओर। क्या पूछा गया देख सकते हैं। हु वाज आइंस्टाइन्स हिस्ट्री टीचर? ये जो आइंस्टाइन है उनके हिस्ट्री यानी इतिहास के शिक्षक, इतिहास के टीचर का नाम क्या है? ये बहुत इजी क्वेश्चन दोस्तों, आप सभी को पता है। कौन है दोस्तों? मिस्टर बरून। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिस्टर बरून इज द करेक्ट आंसर। मिस्टर बरून जो है हिस्ट्री के टीचर थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन 38। डैश वॉज स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग? कौन स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग यानी प्रभावशाली करेक्टर है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। मिस्टर फिट्जजेराल्ड वाज स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग करेक्टर। ये जो मिस्टर फिट्जजेराल्ड आपको दिखाई दे रहा है वो है स्ट्रॉन्ग करेक्टर, वो है डोमिनेटिंग यानी प्रभावशाली करेक्टर है, ठीक है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है आपके लेसन 5 मदर्स डे से पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्या पूछा गया है? शाहिद सफर्ड ऑफ विच डिजीज? डिजीज मतलब होता है दोस्तों बीमारी, डिजीज मतलब क्या होता है? बीमारी। तो ये जो शाहिद है किस बीमारी से पीड़ित है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैंसर से पीड़ित है। किससे हो जाएगा? कैंसर से पीड़ित है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों लेसन 6 द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड से पूछा गया है। आप लोग कमेंट बताइएगा इस लेसन के ऑथर का नाम क्या है, ठीक है। चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्या पूछा गया है? Who was एंड्रू मैनसन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। एंड्रू मैनसन कौन थे? आप सभी को पता है, एक डॉक्टर थे। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ जैक की तरफ से जारी क्लास 11th के इंग्लिश कोर के मॉडल सेट 1 को अच्छे से सॉल्व कर लिया। हर क्वेश्चन कहां से पूछे गए सारे सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को दे दिया। आगे आप लोग इस चैनल से चैप्टर वाइज हर टॉपिक का धाकड़ तैयारी इस चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। आप लोगों को चैप्टर वाइज डिटेल में सारे टॉपिक क्लियर करवा दिया जाएगा, वो भी धाकड़ तरीके से। आप लोग इंग्लिश में एकदम तबाही मचा देंगे, ये अनिमेश सर का वादा है। तो आप लोग कितने बच्चे चाहते हैं कि मेरे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और क्या क्या डिमांड है आप लोगों का वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप लोगों का डिमांड को देखकर ही वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों भी शेयर करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। तब तक मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।